क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का तीसरा चैप्टर है, परमाणु और अणु। परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, परमाणु बनते कैसे हैं, अणु का निर्माण कैसे होता है, डिटेल में बताया गया है। बहुत बेसिक जानकारी दी गई है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 9th एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, परमाणु और अणु। परमाणु और अणु क्या होते हैं, इनके बारे में बताना है, इनके बारे में हमें समझना है और एनसीईआरटी को बहुत ही केयरफुल तरीके से पढ़ना है, जिससे अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। और हमारा जो उद्देश्य भी यही है कि आप लोगों को एनसीईआरटी की बेसिक चीज़ों को बताया जाए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। यहाँ लिखा है कि प्राचीन भारतीय और ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात और अदृश्य रूपों से सदैव जो है चकित होते रहे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने जो है प्रतिपादित किया था जो है कि हम द्रव्य पदार्थ को विभाजित करते जाए तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। तो परमाणुओं और अणुओं के बारे में पहली बार भारतीय दार्शनिक जो है कनाद ने जो है इसके बारे में पहले ही बता दिया था। ठीक है, सरदर्शन के अंतर्गत। आगे लिखा है, अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब वो सबसे छोटा जो है कण होगा, वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। तो जो सबसे छोटा कण है, जो जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, उसको जो है कनाद ने क्या कहा था कि वो एक जो है परमाणु है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक जो है पाकुधा कत्यायम ने इस मत को विस्तृत रूप में समझाया और कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। तो भारत में प्राचीन काल में ही परमाणुओं के संदर्भ में लोगों ने बात कही। अब ग्रीक दार्शनिकों ने क्या कहा, तो लिखा है लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक जो है डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। मतलब वो ऐसा कण होगा जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसी बात को उन्होंने दोहराया और उन्होंने इस अविभाज्य कणों को परमाणु अर्थात जो अविभाज्य कहा था। तो परमाणु उसी कहा गया जिसका विभाजन अब नहीं हो सकता, वो सबसे छोटा और सूक्ष्मतम जो है कण होता है। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों को वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी में तक कोई अधिक प्रयोगात्मक जो है कार्य नहीं हुए थे। तो प्राचीन काल में ग्रीक और भारतीय विद्वानों ने बात कही थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच जो है भेद को समझा। किसके बारे में, तो तत्व और यौगिक के बारे में। और स्वाभाविक रूप से यह पता जो है करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, अर्थात जब तत्व जो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। लिखा है वैज्ञानिक जो है आतवा एल एवाईजीए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को प्रतिपादित मतलब स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान कर दिया। तो अलग अलग समय में परमाणुओं की अलग अलग व्याख्या की गई। लिखा है रासायनिक संयोजन के नियम क्या थे, तो लवाइजिए तथा जोसेफ एफ जो है पाउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। तो कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो लिखा है जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है या नहीं होता है। देखा होगा कल हमने वीडियो में बताया था कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कि जैसे कोई भी जो है वस्तु है, पदार्थ है, अगर उसके रूप को बदल दिया जाए तो दोबारा अपने रूप में नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो भौतिक परिवर्तन और नहीं आएगा तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। तो लिखा है तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, अर्थात जब रासायनिक परिवर्तन किया जाता है तो क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है, इसको लेकर के जो है बताया गया है। तो यहाँ आगे लिखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का ना तो सृजन मतलब उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है।
अब दूसरा नियम क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम। तो लिखा है लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ध्यान रखना, जो यौगिक जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है द्रव्यमान के अनुपात में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अनुपात क्या होता है, 1:8 होता है। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि जो है 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है कि जो यौगिक जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8 होता है। अब इसको बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अमोनिया में क्या क्या पाया जाता है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है, और अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 14, और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 3। तो अमोनिया किससे मिलकर बना होता है, आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, आगे लिखा है चाहे अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, हम चाहे जहां से अमोनिया प्राप्त करेंगे उसमें नाइट्रोजन हमेशा 14 और हाइड्रोजन हमेशा 3 के अनुपात में होगा। अब इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे लिखा है जो है उपरोक्त उदाहरणों से जो है स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे जो है निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो निश्चित हो गया, जिसको बारे में बताया गया जल के बारे में और अमोनिया के बारे में। पाउल्स ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी यौगिक होगा उसमें जो तत्व होगा वो सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान में होगा, उससे अलग नहीं हो सकता, चाहे उसमें कितना भी परिवर्तन हो जाए। अगर अमोनिया में नाइट्रोजन 14 है तो 14 ही रहेगा, उसमें चाहे जितना भी हम परिवर्तन करेंगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ लिखा है डॉक्टर डाल्टन का जन्म जो है 1766 में इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह जो है स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, और 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और साइंस शास्त्र पढ़ाने के लिए जो है मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर कहाँ है, इंग्लैंड में है। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया, और जो है 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो परमाणु सिद्धांत की व्याख्या में जो है किसका सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो उसमें एक योगदान इनका भी है, जो है जॉन डाल्टन का, जो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे लिखा है वैज्ञानिकों की जो है अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। नियम तो खोज दिया गया, लेकिन नियम की व्याख्या कैसे की जाए, अब एक नई चुनौती खड़ी हुई। अंग्रेज रसायनिज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता पर विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता का माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, कहते हैं जो सबसे छोटा द्रव्य का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु कहते हैं उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया था। तो परमाणु नाम सब लोगों ने दिया जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, अविभाज्य है और सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। याद रखना, अगर पूछा जाए कि सिद्धांत किस पे था डाल्टन का, तो रासायनिक अभियोजन मतलब संयोजन के सिद्धांत पर था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान के संरक्षण का और नियम का निश्चित और सही अनुपात में क्या किया, उसकी व्याख्या कर दिया। आगे लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ही बने होते। तो डाल्टन ने यह बताया कि चाहे कोई तत्व हो, चाहे कोई यौगिक हो और चाहे कोई मिश्रण हो, सब सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं, और सूक्ष्म कण का नाम क्या है, परमाणु। तो परमाणु से ही तत्व भी बनते हैं, यौगिक भी बनते हैं और मिश्रण भी बनते हैं, सब उसी से बनते हैं। तो ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया, किसने, डाल्टन महोदय ने।
ठीक है। आगे लिखा है कि डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इनकी जो व्याख्या थी, हम कैसे कर सकते हैं इनके सिद्धांत की विवेचना। तो लिखा है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा कि जितने भी द्रव्य हैं वो सब परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परिवर्तन में। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब अब परमाणुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता है, अब ये सबसे अंतिम चरण है, अब उसका विभाजन नहीं हो सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका अब विनाश हो सकता है। मतलब कि परमाणु इतने छोटे हो चुके हैं, उनका विभाजन नहीं हो सकता है, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही क्यों ना की जाए, ना तो उसका विनाश होगा और ना ही उसका सृजन होगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताया उन्होंने। आगे दिया है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ये भी उन्होंने कहा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो है ये भी क्या होते हैं? तो ये भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। ठीक है, उनकी जो है सिद्धांत की व्याख्या किया। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, ये भी बताया इन्होंने। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में आगे हम और विस्तार से जानेंगे। यहाँ लिखा है आगे परमाणु जो है क्या होता है। तो परमाणु क्या होता है? क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाबी जो है एंट हिट जो है जो बाबी जो बनाते हैं, क्या कहते हैं, जो चींटियां घर बनाती हैं, की रचनात्मक इकाई क्या होगी? यह रेत का छोटा सा कण होता है। छोटे छोटे रेत के कणों से ही चींटियां अपना घर बनाती हैं। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। तो परमाणु से ही जो है हम एक एक करके एक बड़ी इमारत भी खड़ी कर देते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे होते हैं जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक जो है चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी इकाई से कागज की एक शीट की जो है जितनी मोटी परत बन जाएगी। मतलब ये कई परमाणुओं को इकट्ठा करेंगे तब कोई पदार्थ बन के तैयार होगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जा सकता है। ठीक है, और कितना है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में और जो है उदाहरण जैसे हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है ये यहाँ पे दिया गया है। जल अणु का कितना होता है, हीमोग्लोबिन अणु का कितना होता है, रेत कितना होता है, चींटी और सेब का कितना होता है, सबके जो है त्रिज्या मीटर में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे लिखा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान का ना तो सृजन मतलब उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। अब दूसरा नियम क्या कहता है? स्थिर अनुपात का नियम। तो लिखा है लवाइजिए और अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे किसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। ध्यान रखना, जो यौगिक जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात होता है द्रव्यमान के अनुपात में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका अनुपात क्या होता है? 1:8 होता है। ठीक है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि जो है 9 ग्राम जल का अपघटन करे तो सदैव 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है कि जो यौगिक जल होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8 होता है। अब इसको बहुत अच्छे से इसको याद रखेगा। इसी प्रकार अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुपात सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि अमोनिया में क्या क्या पाया जाता है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों पाया जाता है, और अमोनिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 14, और हाइड्रोजन की मात्रा होती है 3। तो अमोनिया किससे मिलकर बना होता है आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, आगे लिखा है चाहे
अमोनिया किसी भी प्रकार से निर्मित हुई हो अथवा किसी भी स्रोत से ली गई हो, हम चाहे जहां से अमोनिया प्राप्त करेंगे उसमें नाइट्रोजन हमेशा 14 और हाइड्रोजन हमेशा 3 के अनुपात में होगा। अब इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे लिखा है जो है उपरोक्त उदाहरणों से जो है स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, जिसे जो है निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो निश्चित हो गया, जिसको बारे में बताया गया जल के बारे में और अमोनिया के बारे में। पाउल्स ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई भी यौगिक होगा उसमें जो तत्व होगा वो सदैव एक ही निश्चित द्रव्यमान में होगा, उससे अलग नहीं हो सकता, चाहे उसमें कितना भी परिवर्तन हो जाए। अगर अमोनिया में नाइट्रोजन 14 है तो 14 ही रहेगा, उसमें चाहे जितना भी हम परिवर्तन करेंगे ऐसा नहीं होगा। यहाँ लिखा है डॉक्टर डाल्टन का जन्म जो है 1766 में इंग्लैंड के गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह जो है स्कूल के प्रिंसिपल बन गए और 1793 में जॉन डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी और साइंस शास्त्र पढ़ाने के लिए जो है मैनचेस्टर चले गए। मैनचेस्टर कहाँ है? ये इंग्लैंड में है, ठीक है। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण और शोध कार्य में व्यतीत किया और जो है 1808 में उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। तो परमाणु सिद्धांत की व्याख्या में जो है किसका सबसे बड़ा योगदान अगर देखा जाए तो उसमें एक योगदान इनका भी है, जो है जॉन डाल्टन का, जो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। आगे लिखा है वैज्ञानिकों की जो है अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। नियम तो खोज दिया गया, लेकिन नियम की व्याख्या कैसे की जाए, अब एक नई चुनौती खड़ी हुई। अंग्रेज रसायनिज्ञ जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाजकता पर विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता का माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, कहते हैं जो सबसे छोटा द्रव्य का सबसे छोटा भाग होता है परमाणु कहते हैं उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया था। तो परमाणु नाम सब लोगों ने दिया जिसका विभाजन नहीं हो सकता है, अविभाज्य है और सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। याद रखना, अगर पूछा जाए कि सिद्धांत किस पे था डाल्टन का, तो रासायनिक अभियोजन मतलब संयोजन के सिद्धांत पर था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्तिसंगत व्याख्या की। इन्होंने क्या किया, द्रव्यमान के संरक्षण का और नियम का निश्चित और सही अनुपात में क्या किया, उसकी व्याख्या कर दिया। आगे लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ही बने होते। तो डाल्टन ने यह बताया कि चाहे कोई तत्व हो, चाहे कोई यौगिक हो और चाहे कोई मिश्रण हो, सब सूक्ष्म कणों से ही बने होते हैं और सूक्ष्म कण का नाम क्या है, परमाणु। तो परमाणु से ही तत्व भी बनते हैं, यौगिक भी बनते हैं और मिश्रण भी बनते हैं, सब उसी से बनते हैं। तो ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया, किसने, डाल्टन महोदय ने, ठीक है। आगे लिखा है कि डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इनकी जो व्याख्या थी, हम कैसे कर सकते हैं इनके सिद्धांत की विवेचना, तो लिखा है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा कि जितने भी द्रव्य हैं वो सब परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परिवर्तन में। दूसरा उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब अब परमाणुओं का विभाजन नहीं किया जा सकता है, अब ये सबसे अंतिम चरण है, अब उसका विभाजन नहीं हो सकता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही उनका अब विनाश हो सकता है। मतलब कि परमाणु इतने छोटे हो चुके हैं, उनका विभाजन नहीं हो सकता है, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही क्यों ना की जाए, ना तो उसका विनाश होगा और ना ही उसका सृजन होगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताया उन्होंने। आगे दिया है दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, ये भी उन्होंने कहा। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो है ये भी क्या होते हैं, तो ये भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं, ठीक है। उनकी जो है सिद्धांत की व्याख्या किया। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं, ये भी बताया इन्होंने। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके बारे में आगे हम और विस्तार से जानेंगे। यहाँ लिखा है आगे परमाणु जो है क्या होता है, तो परमाणु क्या होता है,
क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों से एक कमरा और कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है? किसी बाबी जो है एंट हिट जो है जो बाबी जो वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, जो चींटियां घर बनाती हैं, की रचनात्मक इकाई क्या होगी? यह रेत का छोटा सा कण होता है। छोटे छोटे रेत के कणों से ही चींटियां अपना घर बनाती हैं। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है। तो परमाणु से ही जो है हम एक एक करके एक बड़ी इमारत भी खड़ी कर देते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। मतलब इतने छोटे होते हैं जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक जो है चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी इकाई से कागज की एक शीट की जो है जितनी मोटी परत बन जाएगी। मतलब ये होगा कई परमाणुओं को इकट्ठा करेंगे तब कोई पदार्थ बन के तैयार होगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जा सकता है। ठीक है, और कितना है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, सापेक्ष आकार त्रिज्या मीटर में और जो है उदाहरण जैसे हाइड्रोजन परमाणु का कितना होता है ये यहाँ पे दिया गया है। जल अणु का कितना होता है, हीमोग्लोबिन अणु का कितना होता है, रेत का कितना होता है, चींटी और सेब का कितना होता है, सबके जो है त्रिज्या मीटर में यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, आगे लिखा है जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नग्न मान सकते हैं तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया तुरंत आंसर दिया गया। यही एनसीईआरटी की विशेषता है, क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकें फिर भी वह यहाँ विद्यमान है तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के जो है आबंधित प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं जिसमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ परमाणुओं को स्पष्ट दिखाया गया। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे कणों को यहाँ पे दिखाया गया है। तो सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब दिखाया गया कि परमाणु कितने छोटे छोटे होते हैं। आगे लिखा है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या होते हैं? तो जो विभिन्न तत्व होते हैं उनके परमाणुओं के आधुनिक तत्व प्रतीक मतलब क्या होते हैं? तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। तो अगर पूछा जाए आपके कि जो तत्व होते हैं उनके प्रतीकों का सबसे पहली बार विशिष्ट अध्ययन किसने किया? तो डाल्टन ने किया है। ठीक है, आगे लिखा है जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो है ये संकेत के रूप में देखा। जैसे हाइड्रोजन को इन्होंने ये संकेत दिया प्रतीक का, फास्फोरस को ये दिया, कॉपर को ये दिया, गोल्ड को ये दिया इन्होंने, कार्बन को इन्होंने ऐसे बताया, सल्फर, सीसा, प्लेटिना, पारा, सिल्वर, आयरन और ऑक्सीजन सबको उन्होंने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से बताया। किसने? डाल्टन ने इन तत्वों को। ठीक है, आगे लिखा है प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति मतलब उन स्थानों के नामों से की गई जहां वह सर्वप्रथम पाए गए थे। क्या देखना, उन तत्वों का नामकरण कहाँ रखा गया? जहां वो पाए गए थे। उदाहरण, कॉपर का नाम जो है साइप्रस से जो है प्रयुक्त हुआ, तो साइप्रस का उल्टा क्या हो गया? कॉपर कर दिया गया। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण, स्वर्ण जो है गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। तो गोल्ड का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है? पीला होता है, तो स्वर्ण वही नाम दे दिया गया। तो जो आज हम स्वर्ण सोना को यूज करते हैं उन सबके नाम कैसे पड़े इसे एनसीईआरटी में बताया गया है। आगे लिखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों की कुछ स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। मतलब जो उनके नाम होते हैं अंग्रेजी के उन्हीं से रखे जाते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर में और दूसरे अक्षर को जो है स्मॉल लेटर में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो लिखा है जैसे उदाहरण के रूप में हाइड्रोजन, तो एच से
एल्यूमिनियम में AI, ठीक है, ना कि Al होगा, AI का इस्तेमाल होगा। कोबाल्ट को CO से, ठीक है, ना कि CO से करेंगे, क्योंकि पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल, और दूसरा स्मॉल होगा, ठीक है। तो बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इसमें NCERT में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। आगे लिखा है कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी अन्य अक्षर को संयुक्त करके बनते हैं। जैसे क्लोरीन को CI से, जिंक को जो है Z और N से, तो पहला अक्षर और अंतिम अक्षर। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। उदाहरण जो है लोह, आयरन का प्रतीक Fe है, ठीक है, जो इसके लैटिन नाम फेरम से प्रयुक्त किया जाता है। तो फेरम, लोहा को फेरम भी कहते हैं, उससे जो है Fe लिया गया है, ना कि जो है आयरन में जो है Lr से लिया गया है, ठीक है। तो आप कहीं देखेंगे तो लोहे को प्रतीक रूप में Fe के नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K और नाइट्रियल और कैलियम के जो है उल्टे होते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम को हम K से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है परमाणु द्रव्यमान। तो उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं अलग अलग तत्वों के कुछ प्रतीक यहाँ पर दिए गए हैं, इनको पहले हमें समझने की जरूरत है। तो लिखा है जैसे एल्यूमिनियम तो AI से, कॉप जो है आर्गन, बेरियम, बोरान, ब्रोमीन, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, तो सबको जो है आप देख सकते हैं इन प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है, तो इसलिए इनको याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है। यहाँ लिखा है परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं। तो लिखा है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान जो है की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भलीभांति समझाने में समर्थ था कि वैज्ञानिक इससे प्रेरित होकर के परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। क्योंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग और उत्पन्न यौगिक के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसीलिए उसको इसी तरह से ज्ञात कर लिया गया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हम यहाँ पर एक यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड परिवहन के धुएं से निकलता है। जितने भी परिवहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, और ये सबसे ज़्यादा जो है जहरीला वायु प्रदूषक माना जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा जहरीला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे शरीर में जब प्रवेश कर जाता है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है, उससे जो है तरह तरह की जो है बीमारी हो जाती है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। लिखा है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन द्वारा निर्मित होता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड इतना महत्वपूर्ण जो है गैस है, ये कैसे निर्मित होता है, तो इसमें कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया है कि 3 जो है ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे क्योंकि आजकल जो है वायु प्रदूषण को लेकर काफ़ी जो है चर्चाएं होती रहती हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 ग्राम क्या होता है, तो 3 ग्राम कार्बन होता है और जो है 4 ग्राम ऑक्सीजन होता है। इन दोनों से मिलकर बना होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4-3 गुना से अधिक 4:3 गुना से अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होती है। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को एक कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु को हम जो है क्या कह सकते हैं, तो 1.0 U तथा जो है ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को हम जो है 1.33 जैसे कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे लिखा है कि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा संक्षेप में लिखते हैं, लेकिन आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन द्वारा इसे हम यूनिफाइड द्रव्यमान द्वारा प्रदर्शित करते थे। ये क्या है, तो ये दोनों लिखा है यूनिफाइड द्रव्यमान लिखा हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है लेकिन द्रव्यमानों की इकाई को यथासंभव पूर्णतया या लगभग जो है पूर्णांक में व्यक्त किया जा
करना मतलब अधिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में विचार व्यक्त किए। वैज्ञानिक जब विभिन्न परमाणु द्रव्यमानों की इकाइयों के बारे में शोधरत थे तो उन्होंने प्रारंभ में प्रकृतिजन्य ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग को इकाई के रूप में लिया। दो कारणों से इसे सुसंगत समझा गया। तो कैसे समझा गया? तो लिखा है ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। जैसे लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन के कारण लगता है, तो उससे कारण जो है अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, और जंग लग जाता है। उदाहरण के रूप में इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि परमाणु जो है द्रव्यमान की इकाई मतलब उसे कौन सा समस्थानिक से निकाला जा सकता है, तो कार्बन 12 के द्वारा, ठीक है। और कार्बन 12 हमारे चमड़े में भी पाया जाता है जो एक आइसोटोप है। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को जो है मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। परमाणु जो है अगर कहा जाए तो कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान प्राप्त किए गए हैं। तो कार्बन 12 बहुत ही महत्वपूर्ण है और कार्बन 12 हमारे चमड़े में भी पाया जाता है। आगे लिखा है कल्पना कीजिए एक फल विक्रेता बिना मानक भार के फल बेच रहा है। वह एक तरबूज लेकर जो है कहता है कि इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। 12 तरबूजीय इकाई अथवा 12 फल द्रव्यमान इकाई है। वह जो है तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा जो है पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान की क्या है? सापेक्ष है, अलग अलग काटा गया है, ठीक है। यहाँ इसे दिखाया गया है, ठीक है। जैसा कि जो है चित्र में दिखाया भी गया है, वह जो है अब फलों को सापेक्ष फल द्रव्यमान जो है में बेच सकता है, तो अलग अलग करके यहाँ उसी को यहाँ पर दिया गया है कि कैसे जो है माप तोल पद्धति का विकास किया गया है। आगे लिखा है किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। याद रखना सापेक्ष परमाणु जो द्रव्यमान होता है उसको कार्बन 12 के जो है सापेक्ष 1/12वें भाग के अनुपात में हम क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। यहाँ लिखा है कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, तो याद रखना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का जो है 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का 24 होता है, ठीक है। सबके परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सल्फर का 32 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है और कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है। आगे लिखा है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु जो है किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं उसका क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका आंसर क्या दिया जा रहा है कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। परमाणु अणु और आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा जो है आयन अत्यधिक संख्या में जो है पुंजित होकर के वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं अथवा छू सकते हैं। तो परमाणुओं से ही अणुओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। अब लिखा है अणु क्या है, तो लिखा है पहले हमने परमाणु के बारे में जाना, अब अणु क्या होते हैं। साधारणतया अणु जो होते हैं ऐसे 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। याद रखना परमाणु सबसे छोटा होता है, उसके बाद और परमाणुओं के मिलने से अणु का निर्माण होता है 2 या 2 से अधिक, जो आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर जो है आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। याद रखना जो परमाणु के कण होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे लिखा है एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। मतलब ये याद रखना कि अगर एक ही तत्व के परमाणु होंगे तब भी अणु बनेगा और भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होंगे तब भी अणु बनेगा, ये बात याद रखना। तत्वों के अणु क्या होते हैं, तो लिखा है किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा जो है
संचित होते हैं। मतलब यह हुआ जो तत्व के अणु होते हैं वो एक ही तरह के जो है परमाणु से बनते हैं। आर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के अणु उनके तत्वों के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। याद रखना, आर्गन और हीलियम एक ही तरह के परमाणु से बनते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन अणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे जो है द्विपरमाणु अर्थात O2 कहते हैं। याद रखना, जो है जो ऑक्सीजन होता है वो 2 परमाणुओं से बनता है, इसलिए उसको हम O2 कहते हैं। यदि सामान्यतः जो है 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसे हम O3 कहते हैं, ओजोन कहते हैं। तो याद रखना, O2 है तो जल हो गया, और O3 है, अगर एक परमाणु और जुड़ जाएगा तो उसे हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन गैस जो है, याद रखना, वो ऑक्सीजन से ही मिलकर के बनती है, उसके अणु टूटने से बनते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन पर्यावरण में कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना O3 ओजोन है जो 3 अलग अलग जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। आगे लिखा है किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अन्य धातुओं और कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, किंतु उनके अणुओं में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं। ठीक है, आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जैसे अधातुएं हैं। ठीक है, आर्गन 1 परमाणु का बना है, हीलियम 1 ही परमाणु का बना है, ऑक्सीजन 2 परमाणु का बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन जो है ये भी 2 परमाणु का बना हुआ है, नाइट्रोजन ये भी 2 परमाणु का बना है, क्लोरीन ये भी जो है 2 परमाणु का बना है, फास्फोरस ये 4 से बना है, और सल्फर ये बहुत सारे परमाणुओं के मिलके बना है। अब ये बेसिक चीज़ें जो यहाँ बताई गई हैं, यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है धातु कौन कौन से, तो सोडियम एक धातु है, ये 1 परमाणु से बना है, आयरन 1 परमाणु से, एल्यूमिनियम 1 से, कॉपर 1 से। तो धातुएं अधिकांश एक ही परमाणु से बनी होती हैं, लेकिन जो अधातुएं होती हैं, याद रखना, जो आप याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अधातुएं होती हैं वो 1 और 1 से अधिक परमाणुओं से भी बनती हैं। अब ये बेसिक चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब लिखा है यौगिक के अणु क्या होते हैं। तो लिखा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। याद रखना, भिन्न भिन्न जो तत्वों के परमाणु होते हैं एक निश्चित अनुपात में, मतलब उनका अनुपात निश्चित होता है, और तब जुड़ करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। 3.4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ उदाहरण देख लेते हैं। तो लिखा है कुछ यौगिकों के अणु यौगिक हैं, संयुक्त तत्व हैं, और द्रव्यमान अनुपात क्या है। जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये संयुक्त मिलकर बने होते हैं जल, और इसका जो है अगर रेशियो देखा जाए, द्रव्यमान अनुपात देखा जाए, तो हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 8 है, तो 1:8 हो गया जल का। अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का है, तो नाइट्रोजन 14 हो गया और 3 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन से बनके बना है, तो 3 जो है क्या हो गया कार्बन, और 8 क्या हो गया ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बन और ऑक्सीजन के जो है संयुक्त तत्वों से मिलकर के यौगिक का निर्माण हुआ है। अब ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली तरीके से पढ़ने की जरूरत है। आगे यहाँ लिखा है जो है आयन क्या होता है। तो लिखा है धातु और अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ठीक है, आवेश होता है। ऋण आवेश आयन को जो है ऋणायन तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम आयन जो है तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन होता है। तो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है वो धनात्मक होता है, और जो क्लोराइड होता है वो ऋणात्मक होता है। संघटक कण के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में हम यहाँ पर जो है अध्याय 4 में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ जो है आयिक यौगिक दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं जो है आयिक यौगिक हैं, संगठक तत्व है और द्रव्यमान उनका दिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है याद रखना ये कैसे है, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और 5.2
2 मतलब 5:2 जो है, दशमलव नहीं कहेंगे इसे, 5:2 कहेंगे के अनुपात में ये होता है कैल्शियम जो है ऑक्साइड। मैग्नीशियम जो होता है, याद रखना, जो मैग्नीशियम सल्फाइड होता है वो मैग्नीशियम और सल्फर से बनता है, जिसमें 3:4 होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है ये सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनता है, और इसका जो रेशियो होता है वो जो कितना होता है, तो 23:35.5 होता है। तो यहाँ पर यही बेसिक बातें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है रासायनिक सूत्र लिखना। तो किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। भिन्न भिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र जो है सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अध्याय के लिए हमें तत्वों के प्रतीकों और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। अगर हम उनके प्रतीक और संयोजन क्षमता ज्ञात कर लेंगे तो उनका सूत्र हम लिख सकते हैं, ठीक है। लिखा है किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ जो है किस प्रकार से संयुक्त होकर के एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। ध्यान रखना, किसी में भी परमाणु जो होते हैं एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर ऐसा करते हैं, ठीक है। इसको ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की संयोजकता को उनके हाथ अथवा भुजा के रूप में विचार किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ सारणी दी गई है, कुछ के सबके जो है क्या दिए गए हैं, तो सबके जो है सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं, रासायनिक सूत्र दे दिए गए हैं। तो आप इसको देख करके याद कर सकते हैं, जैसे सोडियम का, पोटेशियम का, सिल्वर का, कॉपर का, तो सबके यहाँ पर जो है बताए गए हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फास्फेट का क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको याद करना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। और सब कुछ NCERT में यहाँ पर दे रखा है। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो लिखा है किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है या द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या होता है ये बताया गया है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे हम निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। क्योंकि हर जगह क्या होता है, रासायनिक जो यौगिक होते हैं शुद्ध रूप से उनका अनुपात निश्चित होता है, इसलिए हम उसे कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता है तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे लिखा है किसी जो है अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्यतया दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है और वह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित कर सकता है। कौन? अणु कर सकता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संगठक तत्वों और संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाते हैं। परमाणुओं का वह जो है पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणु आयन कहते हैं और उसके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। जो है आयनिक जो है यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा जो है यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात किए जाते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ था मैंने बता दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चन हम अलग से कराएंगे तो आपको अलग से वो मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।